हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी मटेरियल साइंस की लेक्चर सीरीज़ को नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपने वाटर कंपोनेंट के बारे में डिस्कशन किया था। इट मीन्स हम लोग जैसे फेज डायग्राम पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने वाटर के फेज डायग्राम को स्टडी किया था। तो आज स्टूडेंट हम लोग उसी के आगे टू कंपोनेंट फेज डायग्राम को पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि लास्ट लेक्चर में डियर हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपने फेज डायग्राम को, हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपने फेज डायग्राम को। तो फेज डायग्राम को हम लोगों ने दो तरीके से डिस्कस किया था, जब हमारे पास सिंगल फेज हो और जब हमारे पास डबल फेज हो। तो इस तरीके से हमने आपको डिस्क्राइब किया था। जब हमारे पास सिंगल फेज हो तो उसे हम लोग बोलते थे यूनरी फेज डायग्राम। यूनरी फेज डायग्राम जब हमारे पास एक फेज होती थी। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या लिया था, H2O। H2O एक लिक्विड था। इस लिक्विड को एक ही फेज में हम लोगों ने स्टडी किया था। या तो वो लिक्विड कंडीशन में होता था, या तो वो आइस कंडीशन में होता था, या वेपर कंडीशन में होता था। देन हम लोग अब क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। जैसे यूनरी के बाद पढ़ेंगे हम लोग बाइनरी फेज डायग्राम। बाइनरी फेज डायग्राम में डियर हम लोग क्या करेंगे, जैसे दो कंपोनेंट को एक साथ मिक्स करेंगे, देन आफ्टर उन कंपोनेंट की स्टडी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देख लें कि कौन कौन से दो कंपोनेंट। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग ले लें कार्बन प्लस आयरन। अब इसमें देखिए आयरन के एक कंपोनेंट हो जाए और कार्बन एक कंपोनेंट हो जाए। अब इन कंपोनेंट की जब हम लोग स्टडी करेंगे डियर, तो इसे हम लोग बोलेंगे बाइनरी फेज डायग्राम। इट मीन्स जब दो कंपोनेंट होंगे। और जब दो कंपोनेंट होंगे, देखिए जब सिंगल कंपोनेंट होता था तो या तो ये अपने सॉलिड स्टेट में होता था, या तो ये अपने लिक्विड स्टेट में होता था, या तो ये अपने गैस या वेपर स्टेट में होता था। इस तरीके से इसको हम लोग डील करते थे। जब ये बाइनरी फेज में आएगा तो दो कंपोनेंट हमारे मिलेंगे। तो दोनों कंपोनेंट को हम लोग कितने तरीके से डील करेंगे डियर, देखिए इसको हम लोग चार तरीके से डील करते हैं। पहला तरीका ये होता है कि जैसे जब दोनों लिक्विड कंडीशन में हो और लिक्विड में दोनों सलूबल हो, मतलब सलूबल का मतलब मिक्स हो जाए और हमें अपनी आंखों से देखने पर एक ही दिखाई दे, अलग ना दिखाई दे। बात समझ में आ रही है। जैसे सपोज करिए कि चीनी और पानी के घोल को जब हम मिक्स कर दें और हम अपनी आंखों से देखें तो क्या वो हमें लिक्विड दिखाई देगा, उसमें चीनी हमें नहीं दिखाई देगा, अगर वो प्रॉपर सलूबल हो जाएगा तो इस तरीके से ऐसे लिक्विड सोल्यूशन को हम बोलेंगे लिक्विड सलूबल। मतलब दो मिश्रण हमारे साथ आए और मिक्स होकर एक लिक्विड सलूबल बना लिए। तो हम इस तरीके से जो पहली स्टडी करेंगे वो हम करेंगे लिक्विड सलूबल एंड सॉलिड सलूबल। लिक्विड सलूबल एंड सॉलिड सलूबल। इट मीन्स जो भी मटेरियल हम कार्बन और आयरन को अगर हम मिक्स करके मिलाएंगे तो ये लिक्विड स्टेट में भी सलूबल होगा और सॉलिड स्टेट में भी सलूबल होगा। पहली स्टडी हम लोग ये करेंगे। दूसरी स्टडी जो हम लोग करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। एक हमारा देखिए लिक्विड स्टेट में तो ये हमारा सलूबल रहेगा, लेकिन सॉलिड स्टेट में पार्शियल सलूबल रहेगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर आइस को हम पानी में डाल दें और मान लीजिए कि आधी आइस गल चुकी होगी, तो आधी आइस हमारी बर्फ़ में पानी में तैरती रहेगी। तो उस समय आइस क्या है, सॉलिड स्टेट में भी है और वहाँ पे मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में भी है। तो पार्शियल सॉलिड में सलूबल रहेगा, लेकिन लिक्विड में पूरी तरह जब आइस हमारी लिक्विड में आ जाएगी तो वो वाटर के साथ पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगी।
तो इस तरीके से दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड इनसॉल्यूबल एंड लिक्विड सॉल्यूबल मतलब लिक्विड में ये पूरी तरीके से सोल्यूबल होंगे एंड पार्शियल सोल्यूबल इन सॉलिड, पार्शियल सोल्यूबल इन सॉलिड, इस तरीके से हो जाएगा डियर। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये था लिक्विड में सोल्यूबल था और सॉलिड में हमारा क्या हो गया, पार्शियल सोल्यूबल हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं लिक्विड में हमारा सोल्यूबल रहेगा और सॉलिड में अभी पार्शियल सोल्यूबल था, अब सॉलिड में सोल्यूबल होगा ही नहीं, सॉलिड में अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेंगे लिक्विड सोल्यूबल, लिक्विड सोल्यूबल एंड सॉलिड इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल मतलब सॉलिड में सोल्यूबल नहीं होगा, इस तरीके से इसको हम लोग डील करेंगे। और लास्ट पार्ट जो हम लोग डील करेंगे वो हमारा क्या होगा डियर, उसमें क्या होगा, ना तो ये लिक्विड में सोल्यूबल होगा और ना ही ये सॉलिड स्टेट में सोल्यूबल होगा। तो इस तरीके से हम लोग लास्ट वाले पार्ट को जो डील करेंगे वो हमारा होगा बोथ इनसोल्यूबल, बोथ इन सोल्यूबल लिक्विड एंड सॉलिड, बोथ इनसोल्यूबल लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड दोनों में ये हमारा क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा। तो इस तरीके से बाइनरी फेज डायग्राम में हम लोग इन 4 कैटेगरी को पढ़ेंगे। और ये हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जब हम लोग आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये हमारी बहुत काम आने वाली चीज़ होगी। और आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम इसलिए हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा आयरन होता है वह एक एलोट्रॉपिक मटेरियल होता है। आयरन इज ए एलोट्रॉपिक मटेरियल। एलोट्रॉपिक मटेरियल का मतलब क्या होता है कि एक ही मटेरियल डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज को प्रोड्यूस कराता है। मतलब जब हम लोग देखिए, हमारे पास हम लोगों ने जब स्ट्रक्चर की बात करी थी तो आपको हमने बताया था फेस क्यूब सेंटर, बॉडी क्यूब सेंटर, सिंपल क्यूब सेंटर और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड, ये सारे स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने आपको बताया था। और ये स्ट्रक्चर कब मैंने बताया था, जब हम लोग उनके ग्रेन साइज की बात कर रहे थे। देखिए सपोज करिए ये हमने आपको डिस्कस किया था एक क्यूब। अब इस क्यूब में देखिए कि ये कुछ ऐसे छोटे छोटे क्यूब से मिलकर बना हो, छोटे छोटे क्यूब से मिलकर बना हो, तो उस समय मान लीजिए ये कुछ ऐसा हो जाए। अब इसके अगर एक पार्ट की बात करें, सपोज करिए इसका हम एक पार्ट की बात कर लें, मान लीजिए इसकी बात कर लें। जब इसकी बात करेंगे तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसे जो हमने बाहर निकाल लिया तो इसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक सेल है। अब इस कई सारी सेल को मिलाकर ये एक हमारी क्या बनती है डियर, स्ट्रक्चर बनती है। कई सारी सेल मिलकर हमारी स्ट्रक्चर बनती है। तो सेल्स से स्ट्रक्चर बनते हैं। अब इन सेल्स के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो ये जो सेल हमारी बनती है वो सेल हमारी या तो फेस क्यूब सेंटर होगी, या बॉडी क्यूब सेंटर होगी, या सिंपल क्यूब सेंटर, या हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक होगा। तो इस तरीके से इसको हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद देखिए यहाँ पर आयरन को हमने बताया कि एक एलोट्रॉपिक मटेरियल होता है। एलोट्रॉपिक का मतलब आयरन को अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर पर कूल करें या हीटअप करें तो वो अलग अलग प्रॉपर्टीज देता है।
अलग अलग प्रॉपर्टीज का मतलब जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए बॉडी क्यूब सेंटर हमारा ब्रिटल मटेरियल को शो करे और फेस क्यूब सेंटर हमारा डक्टाइल प्रॉपर्टी को शो करे। तो अगर हम आयरन को, जैसे आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर की अगर बात करें, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ आयरन मान लीजिए 1539 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो जब हम आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर्स के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पर हम लोग इसके डिफरेंट टेम्परेचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे ये तो 1539 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग टेम्परेचर है। तो इस तरीके से देखिए इसका 1539 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पर जब हम लोग अगले लेक्चर में आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम ऐसे पढ़ेंगे तो यहाँ कहीं इसका मेल्टिंग टेम्परेचर दिखाएंगे। इस तरीके से हम एक डायग्राम बनाएंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हम इस पे देखेंगे। हर स्ट्रक्चर पर कहीं पर यहाँ पर ये हमारा यहाँ तक लिक्विड होगा, कहीं यहाँ तक लिक्विड होगा, तो वो क्या होगा, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग एलोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। तो उसी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए ये जो हम लोग फेज डायग्राम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा जब हम लोग आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। अच्छा, इसको जानने से पहले एक और टॉपिक आपको बता दें। जैसे मान लीजिए कभी कभी आपसे पूछा जाता है वाटर हमारा कितने डिग्री पर आइस कन्वर्ट करता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस में होता है, और मैक्सिमम कितना डिग्री होती है, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम 4 डिग्री पर होती है। लेकिन अगर आपसे बात करें फ्रीजिंग पॉइंट क्या वाटर का वेरी कर सकता है, मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट वेरी कर सकता है, तो उस पर हम थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दें, फिर अपने टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था वाटर के, जब हम लोग देखिए वाटर हमारा क्या था, एक फेस में था, उस सिंगल फेस के बारे में हमने वाटर को लेके पढ़ा था। तो आज उसी से रिलेटेड हम थोड़ा सा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर देख लेते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? एक्चुअल में देखा जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम इसका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट मानते हैं, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका हम मेल्टिंग पॉइंट हमारा कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हम जब फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, या उससे ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी आ सकता है। तो हम लोगों ने एक कर्व बनाया था प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, एक कर्व हम लोगों ने एनालिसिस किया था, प्रेशर वर्सेस कर्व एनालिसिस, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का जब एक कर्व हम एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन में हम लोग टेम्परेचर को ले लें और इस डायरेक्शन में हम लोग प्रेशर को ले लें। जब वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो उसे हम मान लेते हैं कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होगा, ऐसा हम मान लेते हैं, जूम करते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पर हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हैं। इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मान लीजिए कि ये हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर ले रहे हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हमने इसका टेम्परेचर कितना ले लिया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें और प्रेशर को वेरी करा दें, या प्रेशर को कांस्टेंट कर दें और टेम्परेचर को वेरी करा दें। अलग अलग वेरी कराएंगे
तो हमें अलग अलग प्रोसेस मिलेंगे। तो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, अब हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लें। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे। टेम्परेचर ना जीरो के इधर जाने देंगे ना जीरो के इधर जाने देंगे, प्रेशर को वेरी करा देते हैं, है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें एंड प्रेशर वेरी कर दें। प्रेशर को हम लोग क्या कर दें, वेरी कर दें। देन सपोज करिए प्रेशर को हम बढ़ा दें कितना, मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा किस स्टेट में था, वो अपने आइस स्टेट में था। आइस स्टेट का मतलब ये वाला जोन हमारा कौन सा था, सॉलिड रीजन था। सॉलिड के बाद ये वाला जोन कौन सा था, लिक्विड रीजन था। इधर भी हमारा कौन सा होगा, लिक्विड रीजन होगा। यही तो हमारी एक्चुअल की आइस बनी हुई है। आइस हमारी 1 एटमॉस्फेयर यहाँ से यहाँ तक आइस बनी है, यहाँ से यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आइस बनी हुई है। अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें और प्रेशर को इंक्रीज कर दें। सपोज करिए प्रेशर को हम लोग 2 बार तक इंक्रीज कर दिए। यहाँ हम लोगों ने ले लिया 2 बार। अब 2 बार इंक्रीज कर दिया और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये वाला पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट 1 था, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट होकर अब यहाँ पर आ जाएगा 1 डैश पर। ये पॉइंट हमारा 1 से शिफ्ट करके कहाँ पे आ जाएगा, 1 डैश पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया है और यहाँ प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। अब क्या एक्चुअल में ऐसा हमें मिलता है कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहे? एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा या तो ड्रॉप कर जाएगा या तो वेरी कर जाएगा। तो आपको केवल हम यहाँ पे देखिए, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप यहाँ पे ये समझिए कि जब हम टेम्परेचर को थोड़ा सा प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो ये जो टेम्परेचर 0 डिग्री का था वो यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है। ये वाला जो पॉइंट था वो यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है। एक्चुअल की जो लाइन हम लोग इसे ऐसे खींचते हैं, एक्चुअल ये हमारा ऐसी लाइन को शो करेगा और ये वाली जो लाइन शो करेगा। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट मिलेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो जाएगा। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। जब यहाँ से एक नॉर्मल लाइन हम ड्रा करेंगे तो आप देख रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा इधर आ गया है फ्रीजिंग पॉइंट। अगर इधर जाता तो बढ़ जाता, इधर गया है तो एक डेटा केवल याद रखिएगा, -3 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वाला जो पॉइंट हमें मिला है ये -3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब प्रेशर एटमॉस्फेयर 1 से 2 कर देते हैं तो उस समय वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट -3 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जमना स्टार्ट हो जाता है। तो ये नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, व्हेन प्रेशर आर इंक्रीज 2 बार, जब 2 बार तक हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे देन द फ्रीजिंग, कभी आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में, पॉइंट ऑफ वाटर विल बी डिक्रीजेस, तब हमारे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, विल बी डिक्रीजेस एंड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज -3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा -3 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमना शुरू हो जाएगा। तो केवल बस इतना याद रखिएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर में कि जब उसके प्रेशर को हम लोग वेरी कराएंगे तो वो -3 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने बाइनरी फेज डायग्राम की। और बाइनरी फेज डायग्राम में हम लोग पहले बात करेंगे लिक्विड सोल्यूबल की, मतलब वो लिक्विड में भी उसकी सॉल्युबिलिटी होगी और सॉलिड स्टेट में भी सॉल्युबिलिटी होगी। देन हम लोग लिक्विड सोल्यूबल और सॉलिड पार्शियल सोल्यूबल पढ़ेंगे। देन हम लोग
लिक्विड सोलूबल और सॉलिड में इनसोलूबल पढ़ेंगे, मतलब वो लिक्विड में तो सोलूबिलिटी होगी लेकिन सॉलिड में सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे बोथ इनसोलूबल होगा। जब ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फेज डायग्राम, फिर हम लोग पढ़ेंगे आयरन कार्बन फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम। तो वहाँ पे हम लोगों का ये एप्लीकेशन समझ में आता है। चलिए आइए इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट 1 लिक्विड सोलूबल एंड सॉलिड सोलूबल। इसे राइट डाउन कर लीजिए एक पॉइंट, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं लिक्विड सोलूबल एंड सॉलिड इनसोलूबल। चलिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बाइनरी फेज डायग्राम को। तो आइए बाइनरी फेज डायग्राम में होगा क्या कि दो कंपोनेंट को हम लोग एक साथ मिक्स करते हैं और मिक्स करके हम लोग चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे देखिए, सपोज करिए कि मान लीजिए हेडिंग हमने डाल लिया बाइनरी फेज डायग्राम। अब इस बाइनरी फेज डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास सपोज करिए कि एक कंटेनर ये हो, लेट्स कंटेनर 1 और ये कंटेनर हमारा 2 हो जाए। अब सपोज करिए कि ये हमारा A था और ये हमारा B था। हम एक कंटेनर बना ले 3rd और इस कंटेनर में A की कुछ मात्रा को और B की कुछ मात्रा को लाकर फिल कर दें A प्लस B। जब हम कंटेनर A से कुछ मात्रा को लेकर इसमें फिल कर दें, ये मान लीजिए कंटेनर हमारा C हो जाए और कंटेनर B से कुछ मात्रा को ले आकर फिल कर दें, तो होगा क्या कि जब ये लिक्विड स्टेट में हो और ये लिक्विड स्टेट में हो और दोनों यहाँ पे आके मिक्स हो जाए और हमें दोनों मिक्स होने के बाद अपनी आँखों से अलग अलग ना दिखाई दे, हम पहचान ना कर पाए, तो उस समय ये सॉल्यूशन हमारा कहलाएगा सॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट, मतलब लिक्विड में सॉल्युबल होगा। और जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, देन उसके बाद भी हम इसको पहचान नहीं पाएंगे, अलग अलग डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो उस समय ये कहलाएगा सॉलिड सॉल्युबल। तो ऐसा सॉल्युबल जो लिक्विड में भी मिक्स हो जाए और सॉलिड में भी प्रॉपर, उसे हम लोग कहेंगे लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्युबल। और जब हम लोग मान लीजिए कि ये मेटल A था, मेटल A सपोज करिए हम लोगों ने मेटल A को मिलाया मेटल B से, तो ये फाइनली जो बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं एलॉय। जब हम लोग A की कुछ मात्रा को मिला दें और B की कुछ मात्रा को मिला दें तो फाइनली हमें क्या मिलता है, एलॉय मिलता है। अब हम लोग इसी एलॉय पे अपनी स्टडी को कंसंट्रेट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, जब बाइनरी फेज डायग्राम होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमें निकालना होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें निकालना होगा, तो यहाँ पर देखिए पहले एक छोटी सी बात कर लें, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ बाइनरी फेज डायग्राम। तो आप ये बताइए, देखिए जब डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए,
F इज इक्वल टू 2 प्लस C माइनस P। F इज इक्वल टू इस तरीके से एक फार्मूला होना चाहिए तो चलिए यहाँ पे देखिए, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले जब हम किसी मटेरियल की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, एक कर्व के अकॉर्डिंग हम आपको बात करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर हम कोई एक ऐसा पॉइंट ले लें, सपोज करिए यहाँ से अगर हम एक कुछ इस तरीके का कर्व मान लें, इस तरीके का हम कर्व मान लें, और इस कर्व पे सपोज करिए यहाँ पर हम सॉलिड रीजन मान लें, यहाँ पर हम लिक्विड रीजन मान लें, और यहाँ पर हम वेपर रीजन मान लें। इस तरीके से हम मान लीजिए इधर हम प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व पर इसे शो कर रहे हो। तो आप ये देखिए कि इस पे नंबर ऑफ फेज हमें कितनी मिल रही है, सॉलिड, लिक्विड और वेपर, 3 तरीके की फेज हमें मिल रही है। तो इसकी नंबर ऑफ फेज मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम 1, 2, 3 हो सकती है। और अगर मिनिमम की बात करेंगे तो या तो वो सॉलिड में बनेगा पूरी तरीके से, या पूरी तरीके से वेपर में बनेगा, या पूरी तरीके से लिक्विड में बनेगा। इट मीन्स मिनिमम फेज आपकी 1 हो सकती है और मैक्सिमम फेज आपकी कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। तो यहाँ से अब हम बात करेंगे, देखिए नंबर ऑफ फेज की, ये तो फार्मूला हमारे पास है। यदि हम नंबर ऑफ फेज की बात करेंगे तो नंबर ऑफ फेज P मैक्सिमम इज इक्वल टू इसमें कितना हो सकता है, 3 फेज हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड और वेपर। और P मिनिमम की बात करेंगे तो P मिनिमम यानी कि मिनिमम 1 फेज होगी, 0 फेज कभी नहीं हो सकती है, 1 फेज होगी। अब अगर कंपोनेंट की बात करेंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट की बात करेंगे, मतलब सी हमारा क्या था, नंबर ऑफ कंपोनेंट। अब हमने ये बताया कि ये बाइनरी फेज डायग्राम हम लोग पढ़ रहे हैं। बाइनरी का मतलब 2 मटेरियल को हम लोग मिक्स कर रहे हैं, तो 2 का मतलब कंपोनेंट 1 प्लस कंपोनेंट 2, दोनों को मिला के हम लोग बना रहे हैं एक नया कंपोनेंट। तो जो 2 कंपोनेंट मिलेगा तो वहाँ पर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 मिलेगा, नंबर ऑफ फेजेस मैक्सिमम 3 और मिनिमम 1 मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया नंबर ऑफ फेज। जब हम लोग P इज इक्वल टू व्हेन P इज इक्वल टू 1, मतलब P मिनिमम अगर हम ले लें तो मिनिमम P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और C की वैल्यू हमारी 2 तो रहेगी ही, C बराबर 2 तो रहेगी ही। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम निकालना चाहें तो 2 प्लस C माइनस P। देन यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी 2 प्लस C की वैल्यू 2 माइनस 1। इट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यदि यहाँ पर P मैक्सिमम ले लें, सपोज करिए हम P मैक्सिमम ले लें, P मैक्सिमम लेंगे तो कुल कितनी फेज बनेगी, 3 फेज बनेगी। और C की वैल्यू आपको पता है कि 2 ही कंपोनेंट इसमें हैं, कंपोनेंट नहीं चेंज होंगे, तो 2 ही कंपोनेंट हमेशा बने रहेंगे। तो उस समय C बराबर 2 हो जाएगा और P बराबर 3 हो जाएगा। देन F इज इक्वल टू अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 प्लस C माइनस P, इट मीन्स 2 प्लस C की वैल्यू 2 माइनस 3। इट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी हो जाएगी, देखिए 1 हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे। अब यहाँ से जो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो देखिए, जब हम लोगों ने P बराबर 1 लिया था तो उस समय मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी आई,
3i। मतलब इसे एक फेज वाले देखिए, जब ये एक फेज में हो, या तो सॉलिड में हो, या लिक्विड में हो, या वेपर में हो, तो उस एक फेज को डिफाइन करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे कितने होने चाहिए थे? मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू कॉल्ड मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल। तो मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। यहाँ पर हमने ड्रॉ किसको किया है? प्रेशर, टेम्परेचर, और हमें एक और वेरिएबल अभी चाहिए। एक्चुअल में इसे जानने के लिए जब इसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, तो इसे मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल जानने के लिए 3 वेरिएबल चाहिए। तो तीसरा जो वेरिएबल होगा वो परसेंटेज हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन। अगर हम बात करें एक नोट पॉइंट की बात करें, तो यहाँ से एक पॉइंट हम नोट लिख दे रहे हैं। ऐसे देखिएगा, एक हम नोट पॉइंट यहाँ से लिख दे रहे हैं। वो नोट पॉइंट हमारा क्या होगा? इफ वी डिफाइंड द सिंगल फेज, if we defined the single phase, then the minimum number of variable defined, then the minimum number of वेरिएबल्स का मतलब क्या हो जाता है? टेम्परेचर एक वेरिएबल है, प्रेशर एक वेरिएबल है, और परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट भी एक वेरिएबल हो जाएगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिफाइंड, in which 3 number of वेरिएबल्स आर डिफाइंड, जिसमें हमें 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिफाइंड होंगे, आर डिफाइंड। अब वो 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे कौन कौन से होंगे? पॉइंट 1 प्रेशर, कामा पॉइंट 2 टेम्परेचर, कामा पॉइंट 3 जो हमारा होगा परसेंटेज कंपोजिशन। अब अगर तीनों वेरिएबल को एक ग्राफ पे प्लॉट करना चाहें हम, तो थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेते हैं और 2 वेरिएबल्स के साथ इनको डिफाइन करने लगते हैं। तो देखिए, अब कंपोजिशन को तो हम कांस्टेंट मान नहीं सकते हैं। कभी कार्बन परसेंटेज 2% मिलाएंगे, कभी 4%, कभी 6%। तो हमारा परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन तो कांस्टेंट नहीं हो सकता है, वो तो हमेशा वेरी करता रहेगा। टेम्परेचर भी हमारा कांस्टेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर हम कभी 739 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी 1539, कभी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड घटा बढ़ाकर उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को अचीव करते हैं। तो इट मीन्स हम टेम्परेचर और प्रेशर को नहीं कांस्टेंट कर सकते हैं। हम प्रेशर को कांस्टेंट कर सकते हैं, और कितना? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पर देखिए, जब हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे तो उस समय हमारे पास 2 नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाएंगे डिफाइन करने के लिए। व्हेन ऐसे देखिएगा, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, जब हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे तो देन द नंबर ऑफ वेरिएबल विच इज डिफाइंड दिस, कौन कौन से वेरिएबल होंगे? टेम्परेचर एंड परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन। देन द टेम्परेचर
and percentage of composition are defined the state of the material. Percentage of composition are defined the state of मटेरियल। तो इस तरीके से देखिए, तब केवल दो ही वेरिएबल हमें रिक्वायर्ड होगा। उस केस में एक जो हम लोगों ने गिब्स फेस रूल पढ़ा था वो नया गिब्स फेस रूल हो जाएगा, क्योंकि हमने एक कंपोनेंट को नेग्लेक्ट कर दिया है, प्रेशर को। तो देन द modified गिब्स फेज रूल आर गिवन। तब हमें मॉडिफाइड गिब्स फेस रूल मिलेगा, जिसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी। देखिए, हम लोग गिब्स फेस रूल पढ़ते थे, F इज इक्वल टू 2 + C - P के पढ़ते थे। अब यहाँ पर पढ़ेंगे F इज इक्वल टू 1 + C - P। 2 की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। इसी 1 को हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर आपसे मॉडिफाइड गिब्स फेस रूल की बात करेगा वहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू 1 + C - P, वेयर F इज इक्वल टू फेस, C इज इक्वल टू कंपोनेंट, F इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, C इज इक्वल टू कंपोनेंट एंड P इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेस। इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड गिब्स फेज रूल। ये हमारा होता है मॉडिफाइड गिब्स फेज रूल। तो इस तरीके से इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। अब इसमें एक अगर हम आपको स्पेशल बात करें, मान लीजिए कि एक हम रूल की बात करते हैं, राउल्ट लॉ हमारा क्या होता है। चलिए इसे नोट करिए, एक हम लोग आपको डिस्कस कर दे रहे हैं यहीं पे, राउल्ट लॉ हमारा क्या होता है उसके बारे में आपको बता दे रहे हैं। चलिए एक लॉ बता दे रहे हैं, राउल्ट लॉ, ROULT। मान लीजिए कभी आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे। राउल्ट लॉ हमारा क्या होता है। देखिए, सबसे पहले अगर कोई मटेरियल हमारे पास होता है, अभी ये सब आप इस पे ध्यान दीजिएगा, अभी ये टॉपिक यही चल रहा है और इसी पे आगे हम लोग बढ़ेंगे। अभी हम लोग बाइनरी फेज़ में उस टॉपिक पे हैं जिस टॉपिक पे हम लोग सॉल्यूबल इन लिक्विड एंड सॉल्यूबल इन सॉलिड में चल रहे हैं। लिक्विड में भी हम सॉल्यूबल रहेंगे और सॉलिड में भी सॉल्यूबल रहेंगे, है ना। तो उन सब चीज़ों को जानने से पहले ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ था, इसीलिए इसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। राउल्ट लॉ क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास प्योर आयरन है, अगर उस प्योर आयरन में हम लेड को मिला दें, टिन को मिला दें, तो वो जो लेड और टिन मिलाएंगे आयरन के लिए, तो वो एक इम्प्यूटीज की तरह काम करेगा। या कार्बन को मिला दें तो आयरन के लिए तो एक इम्प्यूटीज हो जाएगी, क्योंकि आयरन तो प्योर शुद्ध रूप में था, प्योर कंडीशन में था। तो किसी भी प्योर मेटल में अनदर मेटल को मिलाते हैं तो वो अनदर मेटल उस प्योर मेटल के लिए इम्प्योरिटीज़ की तरह वर्क करता है। तो राउल्ट लॉ यही कहता है कि जब हम किसी प्योर मेटल में इम्प्योरिटीज़ को मिलाते हैं तो उसका जो मेटल का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज करने लगता है। ऐसे देखिए, सपोज करिए, ये देखिए राउल्ट लॉ हमारा क्या कहता है, when mix impurities in
प्योर मेटल, in pure metal, then the melting point of metal, अब जो नया मेटल मिलेगा जिस पे इम्प्यूरिटीज हम लोगों ने मिक्स कर दिया है उसकी बात होगी। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल आर डिक्रीज। तो इस तरीके से दिस लॉ इज कॉल्ड, दिस लॉ इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। तो इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट लॉ आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राउल्ट लॉ हमारा क्या होता है। तो राउल्ट लॉ क्या होता है, जब किसी मेटल को इम्प्यूरिटीज में मिक्स किया जाए तो उस मेटल की मेल्टिंग टेम्परेचर डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल ले लें, सपोज करिए ऐसा एग्जांपल ले लें, मान लीजिए यहाँ पर हम ले लें 100% ए ले लें और यहाँ पर 100% बी ले लें। 100% ए और 100% बी का मतलब ये है कि सपोज करें यहाँ पर कोई मटेरियल है वो अपने 100% प्योर फॉर्म में है, कोई इम्प्यूरिटीज नहीं है। यहाँ पर कोई मटेरियल है वो अपने 100% बी में है, कोई इम्प्यूरिटीज नहीं है। सपोज करिए इस ए का मेल्टिंग टेम्परेचर यहाँ पर है, मान लीजिए हम इसको एक एग्जांपल लेके मान लेते हैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर बात करेंगे इस बी का मेल्टिंग टेम्परेचर, हो सकता है ये 1000 से कम हो या ज़्यादा हो, हम कुछ भी मान लें। मान लीजिए यहाँ पे है 700 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सपोज करिए इस पॉइंट पे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो इस पॉइंट पे हमारा, मान लीजिए ऐसे ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे सपोज करिए अगर 10% हमारा ए हो, यहाँ पे 10% ए हो तो क्या होगा, 90% बी मिलेगा। या उल्टा कर लें 90% अगर यहाँ पे हम लोग ए ले लें तो हमारा 10% यहाँ पे क्या मिलेगा, बी। मतलब जैसे हम इधर की ओर गए अब ये बी की मात्रा भी इसमें क्या हो गई, ऐड होने लगी। कितनी परसेंट ऐड हुई, 10% ऐड हुई। यहाँ पे गए, सपोज करिए यहाँ पे गए, यहाँ पे मान लीजिए 50% ए मिला, 50% बी मिलेगा। अगर यहाँ पर चले गए तो सपोज करिए हो सकता है यहाँ पर 90% बी मिल जाए और 10% ए मिल जाए। तो इस तरीके से क्या होगा, ये मेटल हमारे घटते और बढ़ते क्रम में जाएंगे। इधर से इस तरफ जाएंगे तो बी इसमें ऐड होगा और इधर से इस तरफ आएंगे तो ए इसमें ऐड होगा। तो अब इनके मेल्टिंग टेम्परेचर देखिए, ए का मेल्टिंग टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड था और बी का 700 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब इसको हम लोग एक ऐसे कर्व से शो कर दे रहे हैं। मान लीजिए इसको हम लोग इस तरीके के कर्व से शो कर दे रहे हैं। इस तरीके के कर्व को शो करने का मतलब क्या होगा कि ये वाला जो इसके ऊपर मिलेगा ये पूरा लिक्विड जोन मिलेगा और यहाँ पर ये जो जोन मिलेगा ये पूरा सॉलिड जोन मिलेगा और ये जो बीच वाला रीजन मिलेगा, ये वाला जो रीजन मिलेगा ये लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों रीजन मिलेगा। अच्छा सपोज करिए कि अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ए का टेम्परेचर कितना था, मेल्टिंग टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड था। अगर हम इस जगह पे बात करें, इस जगह पे बात करें, देखिए एक यहाँ से पैरेलल लाइन ऐसे ड्रा करें, थोड़ा सा डायग्राम देखिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर 1000 था, यहाँ पे इसका मेल्टिंग टेम्परेचर इससे कम हो गया है, यहाँ पर और कम हो गया है। तो मतलब देखिए जब हम इसमें इम्प्यूरिटीज, अगर ए में इम्प्यूरिटीज हम मिलाएंगे तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यही हमारा कहलाता है राउल्ट लॉ। चलिए अब इस राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग ही हम लोग अपने मटेरियल को डिफाइन करते हैं। अब पॉइंट इसे सारा नोट करिए, फिर हम लोग पॉइंट ए को स्टार्ट करेंगे जब हमारा बाइनरी फेज डायग्राम होगा और पॉइंट ए में जब दोनों सॉल्यूबल होंगे लिक्विड स्टेट में भी और सॉलिड स्टेट में भी, तो उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। चलिए इसे हम लोग
रिमूव कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट वन का मतलब बाइनरी फेज में हम लोग पॉइंट 1 स्टार्ट करेंगे जब लिक्विड सोल्यूबल एंड सॉलिड सोल्यूबल होगा। लिक्विड सोल्यूबल एंड सॉलिड सोल्यूबल होगा। जब ये लिक्विड और सॉलिड दोनों में सोल्यूबल होगा तो उस समय हम इस पॉइंट पे स्टडी करेंगे। तो आइए अब हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए सपोज करिए एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या लेते हैं, देखिए इसको हम लोग AU और CU, AU का मतलब गोल्ड और CU का मतलब कॉपर। तो ज़्यादातर इसको हम लोग कॉपर और गोल्ड के एलॉय को बनाने में यूज करते हैं। मतलब कॉपर को मिक्स करेंगे और गोल्ड को मिक्स करेंगे और इसका उपयोग हम लोग कॉपर और निकिल को भी मिक्स करके बनाने में करते हैं। इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ एलॉय कॉपर कॉमा गोल्ड एंड कॉपर कॉमा टिन। तो या तो देखिए ये जो हमें मिलेगा, आपको एग्जांपल भी पूछा जा सकता है कि लिक्विड सोल्यूबल और सॉलिड सोल्यूबल में किसे हम लोग बनाते हैं। तो किसको बनाएंगे, कॉपर और टिन के एलॉय को बनाने में या कॉपर और गोल्ड के एलॉय को बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग ले लें कॉपर और टिन के लिए। कॉपर और टिन के लिए इसका एग्जांपल हम लोग ले लें। तो सपोज करिए इस किनारे पर हम लोग 100% कॉपर ले लें और इस किनारे पर हम लोग 100% टिन ले लें। अब कॉपर का मेल्टिंग टेम्परेचर लगभग 1025 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 1025 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और टिन का टेम्परेचर लगभग 1453 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये तो हमारा दोनों का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। देखिए कॉपर का मेल्टिंग टेम्परेचर प्योर कॉपर का 1025 डिग्री और प्योर टिन का 1453 डिग्री होता है। अब यहाँ से एक हम ग्राफ प्लॉट कर दे रहे हैं इसके बीच में। इस तरीके से एक हम लोग ग्राफ प्लॉट कर दे रहे हैं। अब इस ग्राफ में देखिएगा, इस ग्राफ में क्या होता है कि मान लीजिए
जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, सपोज करिए हम यहाँ पर आ गए तो मान लीजिए यहाँ पर हमें 80% कॉपर मिले और 20% निकल मिलेगा। यहाँ पर आने पर हो सकता है 60% कॉपर मिले और 40% निकल मिले। यहाँ पर आने पर हो सकता है 70%। अब देखिए इधर से इधर जाने पर कॉपर का परसेंटेज घट रहा है, तो अब ये 70% अगर बात हो गई, 50 की इधर है तो क्या हो जाएगा, टिन हो जाएगा। और बचा कितना, 30% हमारा कॉपर। यहाँ पे आ जाएंगे तो कॉपर हमारा 0% हो जाएगा और टिन हमारा 100% हो जाएगा। ये इसका कंपोजिशन होता है। अब इस कंपोजिशन में बात करेंगे, देखिए सपोज करिए कि 1025 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर है, तो इसका मतलब 1025 के नीचे कॉपर हमारा किस जोन में होगा, सॉलिड जोन में होगा, सॉलिड रीजन में होगा। सिमिलर बात करते हैं टिन का। टिन का मेल्टिंग टेम्परेचर हमारा कितना है, 1453 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1453 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ये टिन हमारा किस रीजन में होगा, सॉलिड रीजन में होगा। अब इसमें क्या होगा, क्या सॉलिड अचानक से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा या लिक्विड अचानक से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सॉलिड धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो ये वाला जो मैंने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ हमारा क्या होता है, लिक्विड प्लस सॉलिड का रीजन होता है। मतलब अच्छा, ऊपर वाली जो बाउंड्री हम देख रहे हैं, ये वाली जो बाउंड्री देख रहे हैं, इसे हम लोग देखिए, इस बाउंड्री के ऊपर सारा रीजन हमारा किस में होता है, लिक्विड में होता है। और इस बाउंड्री के नीचे ये वाली जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के नीचे सारा रीजन हमारा सॉलिड में होता है। तो ये वाली जो बाउंड्री डिफाइन कर रही है, जिसके ऊपर सारी चीज़ें लिक्विड में होती है, उसे लिक्विडस बाउंड्री कहते हैं। ये हमारी कहलाती है लिक्विडस बाउंड्री। और ये वाली जो बाउंड्री है, इसे हम लोग कहते हैं सॉलिडस बाउंड्री। तो इस तरीके से एक हमारे पास लिक्विडस बाउंड्री होती है जो लिक्विड और लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशन के बीच को डिफाइन करती है, और सॉलिडस बाउंड्री सॉलिड और सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन के बाउंड्री को डिफाइन करती है। अब ये जो सॉलिड और लिक्विड होता है, सॉलिड और लिक्विड होता है, इसे हम लोग मसी जोन बोलते हैं। मसी जोन, जब भी आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि मसी जोन क्या होता है, तो लिक्विड और सॉलिड के बीच के रीजन को हम लोग मसी जोन बोलते हैं। लिक्विड और सॉलिड के बीच के रीजन को हम लोग मसी जोन बोलते हैं। अच्छा, यहाँ से एक अगर हम एक सपोज करिए, यहाँ पर हम लोग ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एक ऐसी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, यहाँ पर हम लोग ऐसी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, यहाँ पर ऐसी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें। तो ये जितनी भी ये पैरेलल लाइनें ड्रॉ हो रही हैं, ये वाली पैरेलल लाइन देखिए इस लिक्विडस लाइन और इस सॉलिडस लाइन को कनेक्ट कर रही है। ये वाली पैरेलल लाइन लिक्विडस लाइन और सॉलिडस लाइन को कनेक्ट कर रही है। ये वाली पैरेलल लाइन लिक्विडस लाइन और सॉलिडस लाइन को कनेक्ट कर रही है। तो जितनी भी लाइनें या जो भी लाइन लिक्विडस और सॉलिडस लाइन को कनेक्ट करती है, उसे हम लोग टाई लाइन कहते हैं। अगर बात करेगा आपसे टाई लाइन क्या होता है, तो टाई लाइन इज कनेक्टेड विथ लिक्विडस एंड सॉलिडस लाइन। टाई लाइन इज कनेक्टेड विथ लिक्विडस एंड सॉलिडस लाइन। हम ऐसे कह सकते हैं, टाई लाइन इज कनेक्टेड विथ लिक्विडस एंड सॉलिडस लाइन। ये हमारी होती है टाई लाइन। अब लिक्विड प्लस सॉलिड जोन को हम लोग
मसी जोन कहते हैं। तो अगर बात करेंगे मसी जोन क्या होता है, मसी जोन, तो लिक्विड प्लस सॉलिड रीजन इज कॉल्ड मसी जोन, जिसमें लिक्विड भी होगा और सॉलिड भी होगा। तो इस तरीके से ये कहलाएगा लिक्विड एंड सॉलिड रीजन इज कॉल्ड मसी जोन। तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं लिक्विड और सॉलिड रीजन को मसी जोन बोलते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम बात करेंगे सॉलिडिफिकेशन कैसा कैसा होगा, ये तो हमारा यहाँ से दिख रहा है कि 1025 डिग्री सेंटीग्रेड कॉपर का मेल्टिंग टेम्परेचर है। 1025 से ऊपर जाएंगे तो कॉपर लिक्विड स्टेट में होगा, और 1453 डिग्री सेंटीग्रेड आपका किसका टेम्परेचर है, टिन का टेम्परेचर है। और जब हम लोग कॉपर और टिन को मिलाकर एक एलॉय बनाना चाहें, सपोज करिए कि मान लीजिए हमने दोनों को लिक्विड स्टेट में कर लिया। अब दोनों को देखिए 1025 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम लोग उसको मिला के करेंगे तो अभी भी ये हमारा सॉलिड जोन में होगा। क्यों? क्योंकि टिन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1453 है। तो जब तक 1453 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं पहुंचेगा तब तक कॉपर ही लिक्विड में रहेगा और टिन हमारा सॉलिड स्टेट में होगा। तो यही सब हम लोग स्टडी करेंगे कि 1453 के नीचे आने पर हमारा क्या होगा, 1453 के बीच में क्या होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर लें। ये हो जाएगा हमारा, मान लीजिए ये ज़रूरी नहीं कि इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाएं, हम केवल इस पॉइंट को परसेंटेज को मिला रहे हैं, हम केवल परसेंटेज को मिला रहे हैं। और इस परसेंटेज के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी स्टडी को कंसंट्रेट करेंगे, अपने स्टडी को परसेंटेज बेस पे कंसंट्रेट करेंगे। चलिए इसे हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। राउल्ट लॉ का हो ही गया है। अब चलिए अब बात करेंगे इनके, देखिए इनके सॉलिडिफिकेशन के टाइप के अकॉर्डिंग। तो इनका जो सॉलिडिफिकेशन होता है, अगर ये प्योर मेटल हो, देखिए यदि प्योर मेटल होता है, सॉलिडिफिकेशन टाइप, तो सॉलिडिफिकेशन टाइप आपका किस तरीके से शो किया जाता है, वो दो तरीके से शो किया जाता है। यदि प्योर मेटल हो तो कैसा सॉलिडिफिकेशन टाइप होगा प्योर मेटल के लिए, और यहाँ पर एलॉय के लिए, प्योर मेटल और एलॉय के लिए। तो जब टेम्परेचर वर्सेस परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए इधर हम लोग टेम्परेचर का डिस्कशन कर लेंगे और इधर हम लोग टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन की बात कर लेंगे। तो जब यहाँ पे देखिए एक मेल्टिंग टेम्परेचर होगा, इस मेल्टिंग टेम्परेचर से सबसे पहले ये क्या होगा, टेम्परेचर को ड्रॉप करेगा,
ये ऐसे होगा, मान लीजिए ये टेम्परेचर को ऐसे ड्रॉप करेगा। इस ड्रॉप करने के बाद फिर यहाँ जो लिक्विड से फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा सॉलिड रीजन में, तो ये हमारा कैसा होगा, आइसोथर्मल होगा। फिर उसके बाद आइसोथर्मल कूलिंग, देन इसके बाद फिर ये सॉलिड में जब आ जाएगा तो फिर ये अपने टेम्परेचर को ड्रॉप करेगा। तो इस तरीके से प्योर मेटल हमारा कुछ ऐसा आइसोथर्मल कूलिंग देता है। दूसरी बात करते हैं, अगर ये प्योर मेटल ना हो और एलॉय हो, ये मान लीजिए टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन हो जाए और यहाँ पर टेम्परेचर हो जाए। अब अगर उसका मेल्टिंग टेम्परेचर यहाँ पर था तो पहले वो इस तरीके से अपने क्या करेगा, टेम्परेचर को जब लिक्विड से सॉलिड रीजन में आने लगेगा तो अपने टेम्परेचर को ड्रॉप करेगा, ज़्यादा ड्रॉप करेगा। फिर सॉलिड से देखिए उसके बाद क्या करेगा, जब फेस चेंज करेगा ऐसे, ये ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए जब ये प्योर मेटल होता था तो ये आइसोथर्मल कूलिंग कर रहा था, और जब ये सपोज करिए A B C D ये इस तरीके से टेम्परेचर को ड्रॉप कर रहा है। जब प्योर मेटल होगा तो आइसोथर्मल कूलिंग होगी, कहाँ पर, जब फेस चेंज हो रहा होगा या फेस चेंज ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन जब ये एलॉय हो जाएगा तो ये इस तरीके से कूलिंग करेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसे भी याद कर लीजिएगा। प्योर मेटल में आइसोथर्मल कूलिंग होती है और एलॉय में आइसोथर्मल कूलिंग नहीं होती है। चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे की बात का मतलब अब हम लोग ये बात करेंगे, इसे नोट करिए, फिर हम लोग बात करते हैं अपने आइसोमॉर्फस सिस्टम के बारे में। आइसोमॉर्फस सिस्टम, इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग आइसोमॉर्फस सिस्टम के बारे में डिस्कशन करते हैं कि हमारा आइसोमॉर्फस सिस्टम क्या होता है। तो इस तरीके से देखिए, अब ये तो था हमारा सिंपल सा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं आइसोमॉर्फस सिस्टम। आइसोमॉर्फस सिस्टम हमारा क्या होता है, ये जो हम लोग बात करेंगे लिक्विड सॉल्युबल एंड सॉलिड सॉल्युबल सिस्टम, दिस इज आल्सो कॉल्ड आइसोमॉर्फस सिस्टम। ये हमारा क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन आर सॉल्युबल। ये लिक्विड और सॉलिड दोनों सॉल्यूशन सॉल्युबल होगा, देन इट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फस सिस्टम। आइसोमॉर्फस सिस्टम ये हमारा होता है। अब इसमें जब ये हमारा कॉपर और टिन सॉलिडिफाई होने लगता है तो देखिए हम लोग कैसे स्टडी करते हैं। मान लीजिए सपोज करिए कि एक हम ऐसा डायग्राम बना दें, एक देखिए 4 रीजन हम लोग ले लें। चलिए 4 रीजन हम लोग ले लें। चारों रीजन में मान लीजिए ए हो जाए, बी हो जाए, सी हो जाए और डी हो जाए। अच्छा इसमें देखिए क्या होगा, जब रीजन ए होगा, रीजन ए में हम ये मान लें कि ये हमारा लिक्विड स्टेट में होगा, दोनों लिक्विड स्टेट में होगा। इट मीन्स टेम्परेचर 1453 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर दोनों होगा, क्योंकि 1453 से जब नीचे आएंगे
तो ये टिन तो हमारा सॉलिडिफाई होने लगेगा, लेकिन कॉपर अभी भी हमारा लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो इसीलिए जब दोनों हमारा लिक्विड स्टेट में हो तो उस समय दोनों का टेम्परेचर हमारा कैसा होना चाहिए, लगभग 1453 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ये हमारा क्या हो जाएगा, जब ए पॉइंट की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखते चल रहे हैं इन एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पर कॉपर एंड टिन बोथ आर इन लिक्विड फॉर्म। कॉपर एंड टिन बोथ आर इन लिक्विड फॉर्म। कॉपर और टिन दोनों हमारा क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। अच्छा, आप बात करते हैं 1453 से हम थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन कर दें, थोड़ा सा डाउन मान लीजिए कि हम यहाँ पे बात कर दें लगभग 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अच्छा, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इसका हम टेम्परेचर रखेंगे तो आपको पता है कॉपर 1025 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मेल्ट होने लगेगा और टेम्परेचर है 1300, मतलब कॉपर किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। ये 1025 से ऊपर है ना, कॉपर हमारा लिक्विड स्टेट में होगा। लेकिन टिन का टेम्परेचर मेल्टिंग कितना होगा, 1453 होगा और 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गए तो इसका मतलब टिन हमारा किस में, सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया है। मतलब 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर टिन हमारा सॉलिड स्टेट में होगा और कॉपर हमारा लिक्विड स्टेट में होगा। इट मीन्स टिन हमारा सॉलिडिफाई होना शुरू करेगा, लेकिन कॉपर अभी भी लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। तो मान लीजिए कि हम थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन किए तो उस समय यदि हम इस डॉट को शो कर दें किससे, ये जो हमारा लिक्विड है, ये हम मान लेते हैं कॉपर को, और उसके बाद जो टिन हमारा है वो छोटे छोटे पॉइंट में, आप ऐसे देखिए, छोटे छोटे पॉइंट में इस तरीके से न्यूक्लिएशन स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, टिन, और ये जो लाइन है ये हमारी क्या हो जाएगी, कॉपर लिक्विड। कॉपर अभी भी लिक्विड में हमारा है और टिन हमारा स्टार्ट हो गया है छोटे छोटे पॉइंट के रूप में। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि बी पॉइंट पर एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी पर हमारा जो कॉपर होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा। एट पॉइंट बी कॉपर इन लिक्विड स्टेट, बट कॉपर तो हमारा लिक्विड स्टेट में होगा, लेकिन टिन हमारा स्मॉल पॉइंट में सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। बट टिन स्टार्ट सॉलिडिफाई विथ स्मॉल पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट के रूप में, विथ स्मॉल पॉइंट। तो इस तरीके से टिन हमारा छोटे छोटे पॉइंट में स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे पॉइंट सी पर, और टेम्परेचर हम लोग ड्रॉप करेंगे 1300 की बजाय, मान लीजिए ये 1025 है, हम सपोज करिए 1100 डिग्री सेंटीग्रेड या 1050 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गए। सपोज करिए इससे थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ पे आ गए 1050 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉपर हमारा अभी भी लिक्विड स्टेट में है और जो टिन हमारा है वो लगभग सॉलिडिफाई होकर अल्फ़ा आयरन में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। जब हम लोग आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम पढ़ेंगे
तो वहाँ पे आपको बताएंगे अल्फ़ा आयरन क्या होता है। जो सॉलिड स्टेट आयरन होता है उसे अल्फ़ा आयरन बोलते हैं, जो सॉलिड स्टेट हमारा होता है उसे अल्फ़ा आयरन बोलते हैं। तो इट मीन्स लगभग 1050 डिग्री सेंटीग्रेड पर टिन तो हमारा काफ़ी सॉलिडिफाई हो चुका है। टिन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1453 है और टेम्परेचर हमने 1050 रख दिया है। इट मीन्स टिन तो हमारा लगभग सॉलिडिफाई हो गया है, लेकिन कॉपर अभी भी हमारा क्या है, लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि कॉपर का मेल्टिंग टेम्परेचर 1025 से ऊपर है। तो यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं, एक लिक्विड बना दें और इस लिक्विड के अंदर हम यहाँ पर अल्फ़ा 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 को हम लोग क्या कर दें, अल्फ़ा सॉलिड हमारा मिल जाएगा और ये हमारा लिक्विड मिल जाएगा। तो एट पॉइंट 3 पर ये जब पॉइंट हमारे थे, टिन जो हमारा स्टार्ट हो रहा था पॉइंट में सॉलिडिफाई होना, अब वो अल्फ़ा आयरन में सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया है। एट पॉइंट 3 कॉपर आर इन लिक्विड, कॉपर तो हमारा अभी भी लिक्विड में होगा, एंड कॉपर तो हमारा लिक्विड में होगा, एंड टिन आर सॉलिडिफाई इन अल्फ़ा आयरन, एंड टिन आर सॉलिडिफाई इन अल्फ़ा आयरन। तो इस तरीके से थर्ड स्टेट में हमारा टिन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा आयरन में सॉलिडिफाई होगा। अब बात करेंगे डी पॉइंट का। तो डी पॉइंट में हमारा क्या होगा, अब टेम्परेचर 1050 को और नीचे लेके आएंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर लेके आ गए 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अच्छा, अब आप ज़रा ये सोचिए, ये दोनों का लिक्विड सोल्यूशन हम लोगों ने मिक्स किया था, लेकिन पहले सॉलिडिफाई हो रहा था टिन। अब टिन यहाँ 1050 तक आके लगभग अल्फ़ा आयरन बन चुका है। अब ये उसके पास लिक्विड हमारे मौजूद हैं, किसके, कॉपर के। अब जब कॉपर का भी टेम्परेचर और ड्रॉप करेंगे तो जो कॉपर सॉलिडिफाई होगा, तो क्या आप देख पा रहे हैं, वो कॉपर इस अल्फ़ा आयरन के ऊपर एक लेयर बनाना ही तो शुरू करेगा। आप देखिए, जब ये कॉपर हमारा सॉलिडिफाई होगा तो इस तरीके से मान लीजिए ये ऐसी तमाम रीजन्स हमारे परफॉर्म करेगा। इस तरीके के रीजन यानी कि बाउंड्री बनेंगी, और ये हाई एनर्जेटिक बाउंड्री होती हैं। ये जो बाउंड्री होती हैं हाई एनर्जी बाउंड्री होती हैं, हाई एनर्जी बाउंड्री होती हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हमारा अल्फ़ा मिल जाता है, पूरी तरीके से अल्फ़ा में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अब ये जो कन्वर्ट हो रहा है अल्फ़ा में, ये हमारा क्या होगा, सारा का सारा कॉपर इस टिन के ऊपर आकर एक लेयर फॉर्म करने लगता है। एट पॉइंट डी टेम्परेचर का यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, हम यहाँ से इसको वेरिएट करा रहे हैं। तो एट पॉइंट डी copper are solidify and making formation a layer on tin. Copper are solidify and making a layer on the surface of tin, on the सरफेस ऑफ टिन। इस तरीके से हमारा सॉलिडिफाई हो जाएगा। अब ये तो हमारा बना हुआ है कॉपर और टिन का एलॉय, लेकिन इनका इंटरनल स्ट्रक्चर जब हमने देखा तो वो कैसा बना है, इस तरीके का बना है। यहाँ से बनना स्टार्ट किया, इसमें गया, इसमें गया और इसमें गया। अब प्रॉपर जो स्ट्रेंथ हमारी मिलती है, जब दोनों एक साथ मिक्स होकर सॉलिडिफाई होंगे तो उसकी स्ट्रेंथ हमारी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है कि कॉपर के, देखिए ये कॉपर जो हमारा है वो टिन के ऊपर एक
लेयर बना रहा है। सॉरी, ये जो कॉपर हमारा है वो टिन के ऊपर एक लेयर बनाएगा। ऐसा क्यों बनाएगा? क्योंकि टिन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1453 था और उससे नीचे आने पर टिन हमारा सॉलिडिफाई हो चुका है। तो एट लास्ट जो हमें एलॉय मिला है उसके अगर हम मेल्टिंग टेम्परेचर की बात करेंगे तो मान लीजिए कि जब उस एलॉय का टेम्परेचर 1025 तक पहुंचाएंगे तो उसके ऊपर वाली जो सरफेस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, लेकिन अंदर टिन अभी भी मेल्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से वो हमारा क्या है, लॉस है, जिस कमी को दूर करने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। तो आइए थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। इसे हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं, एक लाइन है उसके बारे में जानने के लिए। चलिए एक पॉइंट हम लोग नोट कर दे रहे हैं आपके लिए। एक यहाँ पर नोट पॉइंट नोट कर दे रहे हैं। नोट पॉइंट क्या होगा वो देखिएगा। नोट पॉइंट हमारा यही होगा कि जब हम लोग 1453 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे इस लिक्विड का टेम्परेचर ड्रॉप करेंगे, व्हेन ड्रॉप द टेम्परेचर बिलो 1453 डिग्री सेंटीग्रेड, जब इससे नीचे हम टेम्परेचर को ड्रॉप करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो टिन हमारा होगा उसका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। देन द सॉलिडिफिकेशन ऑफ टिन विल बी स्टार्ट। टिन का सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। देन आफ्टर कॉपर टिन के ऊपर एक लेयर फॉर्म करना शुरू करेगा। जब और टेम्परेचर बिलो करेंगे, देन बिलो द टेम्परेचर, सो कॉपर मेक्स ए layer on the tin, on the surface of tin। टिन के सरफेस पर ये हमारा क्या बनाने लगता है, एक लेयर बनाने लगता है। एक लेयर बनाने लगता है। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, ये हम लोग टिन की जगह ये जो हमने डेटा लिया है ये निकल का होगा। ये हमारा किसका होगा, निकल का होगा। तो इसे हमेशा याद रखिएगा, कॉपर एंड निकल, क्योंकि टेम्परेचर जो हमने ले लिया है वो निकल का ले लिया है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पे लिखा भी है निकल, और यहाँ पे टिन लिख दिया था। चलिए तो इस तरीके से ये हमारा होगा निकल होगा। जब हम लोग क्या कर रहे थे, या तो गोल्ड और कॉपर ले लें या कॉपर और निकल ले लें, तो जो टाई लाइन हमारी बनेगी ये बनेगा, मसी जोन हमारा वही रहेगा। और उसके बाद जब हम कॉपर और निकल को, है ना, निकल बोथ को हम लोग
लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो कॉपर लिक्विड स्टेट में हो जाएगा और निकिल हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। देन उसके बाद 0.3 पर कॉपर लिक्विड और फॉर्म में हो जाएगा और जो निकिल हमारा होगा वो निकिल किस फॉर्म में हो जाएगा, सॉलिडिफाई फॉर्म में हो जाएगा और अल्फ़ा हमारा प्रोड्यूस करने लगेगा। देन 0.D पर कॉपर सॉलिडिफाई हो जाएगा और यहाँ पर निकल मिल जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर भी जो मिलेगा हमारा कॉपर एंड निकल मिलेगा और इस तरीके से यहाँ पर भी हमारा मिलेगा। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब ये हो गया तो सरफेस ऑफ निकल की सरफेस पर ये फॉर्मेशन हमारा होना शुरू हो जाएगा। तो जो हमारा एक डिफेक्टिव एलॉय बनाएगा, विच इज प्रोड्यूस ए डिफेक्टिव एलॉय, विच इज प्रोड्यूस, अब डिफेक्ट का मतलब बहुत ज़्यादा डिफेक्ट नहीं होगा, विच इज प्रोड्यूस ए डिफेक्टिव एलॉय। ऑब्वियसली है यहाँ पर अगर हमारा निकल हो जाए और इसके बाहर बाउंड्री पर ये जो लेयर हमारी बने वो कॉपर की हो जाए तो थोड़ा सा तो डिफेक्टिव होगा। अगर ये पूरा कंप्लीट इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना होता तो ये हमारा क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा होगी। तो हम क्या करते हैं, इस डिफेक्टिवनेस को दूर करने के लिए इसे हीट ट्रीटमेंट के थ्रू प्रोसेस को गुजारते हैं। तो हम क्या करेंगे, देन रिमूव द डिफेक्ट, देन हीट ट्रीटमेंट आर यूज्ड फॉर reduce this डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का उपयोग करते हैं। और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या करेंगे, इस पूरे मेटल को जो ये हमारा बना हुआ है, अल्फ़ा सॉलिड बाउंड्री बनी हुई है, इसे हम लोग दूर करने के लिए पहले इसे पूरा गर्म करेंगे अपने रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर, देन स्लोली कूल कराएंगे। स्लोली कूल कराने पर क्या होगा कि ऐसे देखिए, ये जो निकल के एटम हैं, ये निकल के एटम बाउंड्री की तरफ ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे। स्लोली कूल कराने पर निकल के एटम बाउंड्री की ओर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद ये जो कॉपर के एटम हैं इसके सेंटर की ओर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद एक प्रॉपर मिक्सचर बनाएंगे। देन ये हमारा कंप्लीट एलॉय तैयार हो जाएगा। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन हीट ट्रीटमेंट, अभी पूरा का पूरा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हम लोग अलग से पढ़ेंगे कि हीट ट्रीटमेंट हमारा क्या होता है, कितने टाइप का होता है और कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। तो ये होगा इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। चलिए इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हम क्या करेंगे, कूलिंग आर यूज्ड वेरी स्लोली, कूलिंग आर यूज्ड वेरी स्लोली का मतलब हम इसे कह सकते हैं आइसोथर्मल कूलिंग, मीन्स इट इज कॉल्ड आइसोथर्मल कूलिंग। इसे हम लोग आइसोथर्मल कूलिंग कहेंगे। तो उसके बाद हमारा क्या होगा, इस आइसोथर्मल कूलिंग में ये जो निकेल के पार्टिकल होंगे उनका न्यूक्लिएशन स्टार्ट होगा और वो निकेल के पार्टिकल्स आउटर सरफेस की तरफ मूव करेंगे। देन न्यूक्लिएशन, देन द
nucleation start, then the nucleation start nickel and the particles of nickel and the particles of nickel are moves, कहाँ पे मूव करेंगे? अपार्ट फ्रॉम सेंटर, सेंटर से दूर, या मूव्स कहाँ पे करेंगे? आउटर सरफेस, मूव्स आउटर सरफेस and the copper particles are moves in center। तो ये हमारे कॉपर पार्टिकल्स सेंटर की तरफ मूव करेंगे और वो हमारे आउटर सरफेस की तरफ मूव करेंगे, तो जिससे हमारा क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का कंप्लीट इक्विलिब्रियम तैयार हो जाएगा। सो कंप्लीट इक्विलिब्रियम आर प्रोड्यूस। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसे रिमूव कर रहे हैं। सो complete equilibrium, so complete equilibrium are formed। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। लेकिन आइसोथर्मल कूलिंग, यहाँ देखिए हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोगों ने आइसोथर्मल कूलिंग को अपनाया हुआ था, जबकि प्रैक्टिकली आइसोथर्मल कूलिंग हमारे पास पॉसिबल नहीं होगी। ये लगभग क्विंचिंग कूल करने लगता है ड्यू टू मेल्टिंग टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसीलिए अगर एक्चुअल की बात करें, इन रियल केस आइसोथर्मल कूलिंग आर नॉट पॉसिबल। आइसोथर्मल कूलिंग is impossible, so quenching cooling start, so quenching cooling start and freeze all atoms in his पोजीशन। जो जहाँ पर होगा वो वहीं पर हमारा क्या हो जाएगा? फ्रीज कर जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा बनेगा एक कंप्लीट माइक्रो स्ट्रक्चर एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल। तो ये हमारा होता है कॉपर और निकल का एक कंप्लीट एलॉय बनेगा। चलिए इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट केस की बात भी करेंगे। अच्छा, एक प्रॉब्लम आपको बता दें, कोरिंग डिफेक्ट क्या होता है उसको भी देख लीजिए। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोरिंग डिफेक्ट क्या होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए। चलिए इसे हटा दे रहे हैं। देखिए
एक पॉइंट आपको बता दें, कोरिंग डिफेक्ट। कोरिंग डिफेक्ट अब इसमें क्या होगा, सपोज करिए कि कॉपर का मेल्टिंग टेम्परेचर Tm ऑफ Cu इज 1025 डिग्री सेंटीग्रेड और मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ निकल इज 1453 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा, जब हम लोग सॉलिडिफाई करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो निकल के ऊपर कॉपर की एक लेयर बन जाएगी, निकल के ऊपर कॉपर की एक लेयर बन जाएगी। और उसके बाद जब इस एलॉय को हम लोग हॉट वर्किंग करेंगे तो जहाँ पर लेयर रहेगा वहाँ पर क्रैक्स डिफॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। देन इस तरीके के डिफेक्ट को हम लोग कोरिंग डिफेक्ट कहते हैं। फिर से समझिए, जैसे ये निकल हो गया, ये कॉपर हो गया, सॉरी निकल, ये अंदर होगा निकल और ये हमारा कॉपर होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये कॉपर हो जाएगा और ये निकल हो जाएगा। निकल पहले से सॉलिडिफाई है तो यहाँ पर कॉपर की एक क्या हो जाएगी, लेयर बनेगी। अब ये कॉपर की जब लेयर हमारे पास बनेगी तो उस समय क्या होगा, जब इसे हम लोग हॉट वर्किंग करेंगे, इन ड्यूरिंग हॉट वर्किंग, तो पहले रीजन बता दें कि ऐसे इन ड्यूरिंग हॉट वर्किंग क्रैक्स आर प्रोड्यूस, इन ड्यूरिंग हॉट वर्किंग क्रैक्स फॉर्मेशन स्टार्ट। क्रैक्स फॉर्मेशन क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि ये वाली जो बाउंड्री बनी है, ये जो बाउंड्री बनी है, इस बाउंड्री का मेल्टिंग टेम्परेचर कम था तो इसीलिए ये बाउंड्री हमारी मेल्ट हो जाएगी। बाउंड्री किसके माध्यम से बनी थी, कॉपर के माध्यम से, और कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1025। तो जब 1025 के ऊपर टेम्परेचर पहुंचेगा तो ये वाली बाउंड्री हमारी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पर क्रैक्स प्रोड्यूस होने लगेंगे। क्रैक्स फॉर्मेशन स्टार्ट बिकॉज बाउंड्री मेल्ट, बिकॉज बाउंड्री आर स्टार्ट मेल्टिंग, बाउंड्री आर स्टार्ट मेल्टिंग। बाउंड्री क्यों मेल्ट होगी, क्योंकि यहाँ देखिए, रीजन ऑफ बाउंड्री मेल्टिंग because the melting temperature of copper is, because the melting temperature of copper is less than the melting temperature of nickel. So this type of defect is called coring defect. तो इस तरीके के डिफेक्ट माय डियर हम लोग कोरिंग डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। जब कोरिंग डिफेक्ट कब होगा, जब उसकी बाउंड्री हमारी मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, कंडीशन दिया रहेगा, ये कब मेल्ट होगी, हॉट वर्किंग में। जब कोल्ड वर्किंग करेंगे तो टेम्परेचर का इफेक्ट दोनों पे पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि कोल्ड वर्किंग हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के बिलो करेंगे और हॉट वर्किंग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के एबव करते हैं।
तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। अच्छा, एक और रीजन चलिए देखिए। सपोज करिए कि ये तो हमारा हो गया कॉपर और निकिल का। अच्छा, इसमें जो बाउंड्री हमारी बनी है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर लो है। कोई भी जो बाउंड्री हमारा फॉर्मेशन होता है उस बाउंड्री में हाई एनर्जी होती है, तो वो हमारी क्या करती है, एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके कोरोजन बनाना शुरू कर देती है। तो जिससे प्रोटेक्ट करने के लिए उस बाउंड्री के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपने क्रोमियम की एक लेयर लगा देते हैं। तो क्रोमियम की लेयर लगा देने से हमारी बाउंड्री प्रोटेक्ट हो जाती है, जिससे हमारी जो कोरोजन होने की प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग अपने कोरोजन प्रॉपर्टी को रोक लेते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा स्टूडेंट, हम लोगों ने यहाँ पे जो डिस्कशन किया वो केस 1 के बारे में डिस्कशन किया। केस 1 हमारा क्या था कि जब हमारा ये लिक्विड रीजन में भी लिक्विडिफाई मतलब सोलूबल हो और सॉलिड रीजन में भी सोलूबल हो, तो ऐसा केस हमारा बनेगा। और ये हम लोगों ने पूरा इसके बारे में डिस्कशन किया। इसके बारे में डिस्कशन का मतलब हमारा ये निकला था कि अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जब ये जाएंगे तो इस पॉइंट पे जब हम 80% कॉपर ले लें और 20% निकल ले लें, तो यहाँ पर देखिए कॉपर का मेल्टिंग टेम्परेचर 1025 था और यहाँ पर कितना टेम्परेचर हो गया, मान लीजिए 1100 हो गया। तो कॉपर तो लिक्विड स्टेट में मिलेगा, लेकिन ये जो निकल हमारा होगा वो किस स्टेट में मिलेगा, सॉलिड स्टेट में मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये जो लाइन बाउंड्री हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस बाउंड्री को हम लोग बोलते थे ट्विन बाउंड्री या ट्विन लाइन। ट्विन लाइन भी हमारा यही डिस्कस करती है, एक लिक्विडस लाइन होती है और एक सॉलिडस लाइन होती है, दोनों को जो टच करती है उसे हम लोग ट्विन लाइन बोलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के बचे हुए 3 केसेस को डिस्कस करेंगे, जो हमारा सॉलिड मतलब पार्शियल रहेगा, फिर मतलब इनसॉल्यूबल रहेगा। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टूडेंट यहीं पे स्टॉप करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपने पार्ट को डील करेंगे। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू।